मतलब आज की जो हमारी वीडियो है वो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट ऑफ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। जैसा कि हमने कल डायग्राम बनाई थी, उसमें हमने मुकम्मल वीडियो में सबका वीडियो के अंदर हमने आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दी है कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन से कंपोनेंट्स का क्या काम होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसा कि हमने सबका वीडियो में बताया था कि इसके टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। तो एक हमारा होल्डर है, होल्डर लैंप हो गया, एक डोर स्विच हो गया, एक थर्मोस्टेट स्विच हो गया, एक रिले हो गई और एक हमारा ओवरलोड हो गया, एक कंप्रेसर हो गया। पहले तो ये हमारे ये छः कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम वीडियो आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की तमाम किस्म की रिलेयों और तमाम किस्म के कंप्रेसरों के साथ समझाएंगे। ठीक है ना जी। तो ये हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं जिसमें कंप्रेसर भी शामिल है। तो कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वॉल्यूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वॉल्यूम होनी चाहिए। जैसा कि ये हमारा पैनासोनिक का कंप्रेसर है, तो पैनासोनिक का जो कंप्रेसर होता है इसका जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है वो ऊपर वाला होता है। ठीक है ना, ऊपर वाला ये हमारा कॉमन होता है। ये वाला क्लॉक वाइज ये रनिंग और स्टार्टिंग, क्लॉक वाइज भी आप इसकी तरतीब है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। जैसे क्लॉक हमारी चलती है ऊपर कॉमन, उसके बाद फिर रनिंग और फिर स्टार्टिंग। तरतीब आप थिम्बलों की यही रखेंगे और क्लॉक वाइज उनको चेक करेंगे। बाकी चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसको कंटिन्यूटी या मज़ामत के पॉइंट पर सेट करें। सेट करने के बाद इन टर्मिनलों की बारी बारी मज़ामत चेक करें। जिन 2 टर्मिनलों की मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी, जैसा कि इन 2 के दरमियान 42 कुछ है और इन 2 के दरमियान जो है वो 30 कुछ है और इन 2 के दरमियान 13 कुछ है। तो जिन 2 टर्मिनल की मज़ामत सबसे ज़्यादा होगी वो रनिंग स्टार्टिंग के पॉइंट होंगे। बचने वाला पॉइंट हमारा कॉमन होगा, ये हमारा कॉमन हो गया। और जिन 2 कॉमन से भी जिस टर्मिनल की मज़ामत कम आएगी, जैसा कि इसकी 13 कुछ आया है तो ये रनिंग है, और जिसकी इसकी स्टार्टिंग से 29 कुछ आई है, 30 आई है, तो फिर ये हमारी स्टार्टिंग होगी। ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वॉल्यूम करने के बाद सबसे पहले जो है हम इसके कनेक्शन शुरू करेंगे। ओवरलोड हमारा कॉमन पे ही लगता है, पैनासोनिक के ओवरलोड को हम कॉमन पे लगा देंगे। और हमारी रिले जो है ये हमारी PTC रिले है। ठीक है ना, जो मज़ामत के फ़र्क पर काम करती है, मतलब दर्जा हरारत के फ़र्क पर भी काम करती है। जब ये गर्म हो जाती है इसकी दाँत, अंदर वाली PTC दाँत, तो फिर ये करंट को क्रॉस होकर स्टार्टिंग में नहीं जाने देती। रिले का काम जैसा कि है कि वो स्टार्टिंग के वक्त दोनों वाइंडिंगों में करंट को पहुँचाती है। तो जब इसकी दाँत ठंडी होती है ये तो इधर से करंट इधर भी गुजर कर स्टार्टिंग में भी चला जाता है। और फिर अपना ये काम अंजाम देने के बाद कुछ सेकंड के बाद जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में इसकी PTC दाँत गर्म हो जाती है और फिर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट को नहीं जाने देती। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में इनपुट पॉइंट से ही करंट जाता रहता है। अब हमारे पास 2 मेन है, ये हमारी मेन वायर है। मेन वायर के 2 थिम्बल हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। तो रेड को बतौर हम फेज़ करेंगे यूज़ करेंगे और ब्लैक को बतौर न्यूट्रल यूज़ करेंगे। तो फेज़ हमेशा हम साफ ज़ाहिर है सबसे पहला हमारा थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट स्विच के जो है ना यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। इन 3 टर्मिनलों में ये वाला जो हमारे पहले भी हम थर्मोस्टेट के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन थर्मोस्टेट हमारा ऑन हालत में है, तो ये 2 जो टर्मिनल हैं ये दोनों आपस में एक ही हैं, इसलिए ये इनकी कंटिन्यूटी मज़ामत शो होगी। ठीक है ना। बाकी ये वाला पॉइंट हमारा आउटपुट का है, लेकिन इस टाइम थर्मोस्टेट ऑन है तो इधर भी तलक शो हो रहा है। ठीक है ना। तो फेज़ हम इनपुट पॉइंट में दे देते हैं, यहाँ पर ये हमने फेज़ दे दिया और जो है रनिंग स्टार्टिंग रिले और ओवरलोड हमारा कंप्रेसर पे लग गया है। अब दूसरी जो हमारी न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमने या तो फिर हम रिले को भी दे सकते हैं, उस तरह से भी हमारे कनेक्शन काम करता है कंप्रेसर, और हम ओवरलोड को दे दें तब भी करता है। लेकिन हमारी जो वायरिंग डायग्राम है उसके मुताबिक हमारा करंट जो है वो ओवरलोड में जा रहा है थर्मोस्टेट के आउटपुट, इसलिए फिर अब ये जो हमारा कनेक्टर बना हुआ है इसमें 4 थिम्बल आपस में एक ही हैं, तो इसको बतौर कनेक्टर हम यूज़ कर लेंगे। जैसा कि आपको जो कनेक्टर नज़र आ रहा है, तो इसमें क्योंकि न्यूट्रल जो है हमने लैंप को भी देनी है, न्यूट्रल तो हमारे पास यही है ना, न्यूट्रल हमने लैंप को भी देनी है, कंप्रेसर को भी देनी है, तो इस कनेक्टर को हम बतौर न्यूट्रल इस्तेमाल कर देंगे। तो न्यूट्रल की तार हम यहीं से इसके साथ ज्वाइंट करेंगे और लगाने के बाद कंप्रेसर के रिले वाले पॉइंट में दे देंगे, क्योंकि ओवरलोड को हमें थर्मोस्टेट के आउटपुट से करंट देना है हमारी वायरिंग डायग्राम के मुताबिक। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी न्यूट्रल आई और न्यूट्रल हमारी कंप्रेसर की रिले में चली गई, और रिले में जाने के बाद अब जो है ना हम फेज़ का यूज़ करेंगे। जैसा कि रेड तार को हमने बतौर फेज़ यूज़ किया हुआ है, तो इनपुट से ही हम यहाँ से एक तार लगाएंगे और लगाने के बाद हम डोर स्विच में देंगे। ठीक है ना। तो ये हमने डोर स्विच में दे दी और डोर स्विच के आउटपुट पॉइंट से हम निकालेंगे। यहाँ से तार निकालने के बाद हम जो है निकाल कर लगाएंगे लैंप होल्डर में। तो ये लैंप होल्डर को हमारा फेज़ जो है वो पहुँच चुका है और लैंप होल्डर को हमने न्यूट्रल देनी है। तो न्यूट्रल हम इसी पॉइंट से देंगे जहाँ से हमने कंप्रेसर को दी थी। तो यहाँ से एक थिम्बल लगाने के बाद ये हमने होल्डर में न्यूट्रल दे दी। जैसा कि पहले भी मैं आपको सबका वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के अंदर हमारे 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक लैंप होल्डर और एक
एक लैंप हो गया, कैबिनेट लैंप हो गया, और एक हमारा कंप्रेसर है। जब तक इसको न्यूट्रल फेज़ ना मिले तो ये काम नहीं करते। इनको न्यूट्रल फेज़ दोनों को हमने पहुंचानी होती है। उसको कंट्रोल कर न्यूट्रल फेज़ को कंट्रोल करने के लिए छोटे-छोटे हमने कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, जैसा कि थर्मोस्टेट लगाया हुआ है, ओवरलोड लगाया हुआ है, रिले लगाई हुई है, इसके अंदर डोर स्विच है। और इस लैंप को चलाने के लिए डोर स्विच है, और कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले, ओवरलोड और थर्मोस्टेट वगैरह है, ठीक है ना। तो अब हमारी जो है सिर्फ एक हमारी तार रह गई है, वो है हम इस आउटपुट से, थर्मोस्टेट के आउटपुट से फेज़ निकालेंगे, और निकालने के बाद हम देंगे कंप्रेसर की ओवरलोड में, मतलब कॉमन में, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये थिम्बल लगाया है, लगाने के बाद हमने इसके ओवरलोड में लगा दिया। अब ये हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब वायरिंग फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ कि ये हमारी 2 तारें हैं, ये हमारी मेन वायर है। मेन वायर में से 2 तारें आ रही हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर को बतौर न्यूट्रल और रेड कलर को बतौर फेज़ यूज़ किया है। फेज़ हमने थर्मोस्टेट के, क्योंकि ये हमारा स्विच है इसलिए फेज़ हमने थर्मोस्टेट स्विच में दिया है। तो स्विच में फेज़ दिया, और उसी के इनपुट पॉइंट से हमने लैंप, क्योंकि हमारा जो लैंप है, हम चाहते हैं कि जब कंप्रेसर ऑटोमेटिक हो जाए, थर्मोस्टेट से करंट कंप्रेसर में जाए या ना जाए, कूलिंग पूरी हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमारा लैंप जो है रोशन होना चाहिए, चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो। इसलिए हम इनपुट से ही फेज़ डायरेक्ट देते हैं डोर स्विच को। दरवाज़ा फ़ौरन जब भी खुलेगा लैंप हमारा रोशन होगा, उस सूरत में जब हमारा लैंप ठीक होगा। लैंप ख़राब होगा तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो हमने इनपुट से हमने फेज़ दे दिया इसको, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी है। न्यूट्रल और फेज़ हमारे जो डायरेक्ट जो है स्विच से कंट्रोल होकर लैंप में जा चुके हैं। थर्मोस्टेट के इनपुट में फेज़ आया, यहाँ से आउटपुट से हमने निकाल कर ओवरलोड को दे दिया, जैसा कि हमने कल साहब का वीडियो के अंदर डायग्राम में बारे में आप लोगों को समझाया था। तो डायग्राम में भी इसी तरह से था कि थर्मोस्टेट से ओवरलोड में जाता था, ओवरलोड से कॉमन। तो वही उसी तरह से हमने जैसे सीरीज़ बनी हुई थी वैसे के वैसे हमने बना दी है। और यहाँ से न्यूट्रल निकाल कर हमने रिले में दे दी है। न्यूट्रल हमने, क्योंकि ये कनेक्टर हमने बतौर न्यूट्रल यूज़ किया। अब हम इसको चलाएँगे, और चलाने से पहले इसके ऊपर हम एम्पेयर मीटर जो है वो सेट कर लेंगे। ये हमने एम्पेयर मीटर लगा लिया। एम्पेयर मीटर को न्यूट्रल या फेज़ दोनों में से किसी एक तार पर लगाएंगे, और लगाने के बाद जो है, तो हम इसको चलाने से पहले जैसे कि हमने फेज़ वाली एक वायर के ऊपर हमने मीटर जो है वो कनेक्ट कर दिया है, इस कलम मीटर को लगा लिया एम्पेयर चेक करने के लिए। अब इसका शू लगाएंगे, लगाने के बाद जैसे ही बटन हम ऑन करेंगे, बटन ऑन किया है तो ये हमारा कंप्रेसर भी चल गया है, और दरवाज़ा खुला होने में, क्योंकि डोर स्विच ओपन है ना, तो लैंप भी हमारा रोशन हो गया है। इसको प्रेस करके रखो, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और एम्पेयर भी 0.6 है, समझ आ रही है। तो अब ये दोनों चीज़ें, ये अब थर्मोस्टेट हमारा, थर्मोस्टेट हमने चेंज किया है। पहले वाला थर्मोस्टेट ऑन ऑफ नहीं हो रहा था, अब हम इसको ऑफ़ करेंगे, और ऑफ़ करके इसको देखेंगे कि आया कि हमारा कंप्रेसर बंद होता है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर एम्पेयर आपको 0.9 नज़र आ रहे होंगे। अब इसको हमने जैसे ही ऑफ़ किया है तो 0 एम्पेयर हो गए, और कंप्रेसर भी हमारा बंद हो गया। लेकिन लैंप हमारा अब भी चलता रहेगा। जैसे ही दरवाज़ा हम खोलेंगे तो फ़ौरन लैंप हमारा रोशन हो जाएगा, दरवाज़ा बंद करेंगे तो लैंप ऑफ हो जाएगा। अब क्योंकि थर्मोस्टेट को जब हमने ऑफ़ किया तो इसका मतलब है थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक उसके पॉइंट जुदा हो गए और कंप्रेसर चलना बंद हो गया, एम्पेयर इधर से 0 हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमारा लैंप जो है वो काम कर रहा है, दरवाज़ा खोलने पर काम कर रहा है, दरवाज़ा बंद करने पर ऑफ़ हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। और ये थी हमारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग, ठीक है ना जी। तो अब हम लोगों का ये डेनफास्ट का कंप्रेसर, तो डेनफास्ट की पीटीसी रिले जो होती है, क्योंकि इसका ओवरलोड इंटरनली होता है, कंप्रेसर के अंदर ही ओवरलोड होता है। ये थर्मोस्टेट के आउटपुट से निकलने वाली वायर है, ये हमारी न्यूट्रल है। एक हम जो है ना रिले के कॉमन पॉइंट में देंगे, और एक जो है रनिंग पॉइंट में लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी डेनफास्ट की वायरिंग करनी होती है, इस तरह से हम करते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इस साइड के सारे पॉइंट एक ही हैं, नीचे किसी भी लगा सकते हैं, इस पर लगाएँ, इस पर लगाएँ, काम करती है, ठीक है ना। एक तो कॉमन में लगेगी। ये वाला जो कनेक्टर हमारा लगा हुआ है ये सिर्फ कनेक्टर है, इसका रिले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसको लगाने के बाद अब हम एम्पेयर मीटर हमने वैसे का वैसे लगा रखा है। लगाने के बाद अब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमने इसको चलाया, ये हमारी डिस्चार्ज है इसकी, ये वाली, ठीक है ना। इस तरह से फिर ये हमारा कंप्रेसर काम कर रहा है, डेनफास्ट का कंप्रेसर है। इसकी पीटीसी रिले के कनेक्शन ये हैं, एक रनिंग पे लगाएंगे, कॉमन पे लगाएंगे, ठीक है ना जी। तो डेनफास्ट की जब हमने कनेक्शन पीटीसी रिले के साथ करने हैं तो वो इस तरह से कनेक्शन होंगे, एक हमारी रनिंग पे लगेगी उस साइड पर, एक नीचे हमारी कॉमन पे लगेगी। ये हमेशा अगर इस तरह से हम देखें सामने से तो लेफ़्ट साइड पे लगती है हमारी, उसके ऊपर एन लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पे लगेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे डेनफास्ट के कंप्रेसर कनेक्शन हो गए पीटीसी रिले के साथ, और हमने पैनासोनिक के भी कर दिए। अब हम बात करेंगे डेनफास्ट की करंट रिले के साथ। अगर इसका कंप्रेसर जो है ज़्यादा एम्पेयर ले रहा हो और स्टार्ट ना ले रहा हो, स्टार्टिंग के वक्त किसी भी वजह से उसके एम्पेयर ज़्यादा हो, तो उसके साथ फिर हमारी करंट रिले लगती है। तो फिर हम उसके साथ ये करंट रिले लगाएंगे।
करंट रिले लगाने के बाद करंट रिले के यहाँ पर आपको 5 पॉइंट नज़र आएंगे। ये 3 पॉइंट कंप्रेसर के हो गए, ये कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग, और ये 2 पॉइंट रिले के हैं। तो न्यूट्रल हम जो है कॉमन को दे देते हैं या रिले वाले पॉइंट को दे दें डायरेक्ट, और थर्मोस्टेट के आउटपुट से निकलने वाली हम कॉमन में दे देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। और बचने वाले 2 पॉइंटों पर हमारी, ये हमारा कैपेसिटर है, 2 तारें हमने लगा ली हैं डबल थिम्बल वाली। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है 80 था 110 माइक्रोफैराड वाला, ठीक है ना। इसको अब हम यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पर हम लगाएंगे, किसी भी एक तार को हम नीचे वाले पॉइंट पे लगा देंगे और एक तार बचने वाली ये ऊपर वाले पॉइंट पर हमने लगा दिए, ठीक है ना। लगाने के बाद अब भी हम एम्पेयर को मद्देनज़र रखेंगे और इसको हम ऑन करेंगे, चलाएंगे। तो जैसे ही हम चलाएंगे साफ ज़रा लैंप भी हमारा रोशन होगा, और थर्मोस्टेट अगर हमारा ऑन है, थर्मोस्टेट सिस्टम ऑन हालत में, तो कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन फिर हमने एम्पेयर भी साथ साथ देखने होते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम ऑन करेंगे, जैसे ही हमने ऑन किया तो ये 2 या कुछ एम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब है ये रिले इसको स्टार्ट नहीं दे रही है, एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना। तो बात समझ आ रही है। तो बारह ये हमारी कैपेसिटर टाइप रिले है, ठीक है ना। लेकिन ये रिले 1.5 की है, कंप्रेसर 1.4 का है, इसलिए इसको स्टार्ट नहीं दे रहा, ठीक है। अगर हमारा पैनासोनिक का कंप्रेसर हो और उसकी पीटीसी रिले, जैसे कि पहले हमने ये वाला कंप्रेसर चलाया था, इसमें हमारी ये पीटीसी रिले थी और ओवरलोड लगा हुआ था। अगर हमने करंट रिले लगानी हो तो नीचे वाले 2 पॉइंट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे ये रनिंग स्टार्टिंग है, ऊपर पॉइंट हमारा कॉमन होता है पैनासोनिक के अंदर, ठीक है ना। ये कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। तो कॉमन पर हमारा ओवरलोड आ जाएगा, इस तरह से ओवरलोड को एक मेन हमने दे दी। दूसरी मेन हम ये जो करंट रिले लगाएंगे, करंट रिले के जो पॉइंट होते हैं, सबका रिलेयों का प्रैक्टिकल जब हमने किया था उसके बारे में मैंने रिलेयों के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी थी। ये जो हमारी करंट रिले है ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना, रनिंग स्टार्टिंग पे लगेगी। अगर हमारा कंप्रेसर जो है वो पावरफुल मोटर उसकी होगी, उसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो सही स्टार्ट ले रहा है और लोड पर भी सही स्टार्ट ले रहा है, बगैर लोड के भी सही स्टार्ट ले रहा है, तो ये पतरी है यहाँ के यहाँ वैसे की वैसे लगी रहेगी। लेकिन इसके ऊपर एक तार मेन लगेगी इस पॉइंट पर, जिस पर हमारा रिले का पॉइंट होगा, कोयल का एक पॉइंट लगा हुआ होगा ना, इसके ऊपर हमारी एक तार इधर लगाएं या इधर लगाएं, क्योंकि ये पतरी की वजह से एक ही पॉइंट बन चुका है। इधर लगा दें, इधर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर यह है कि आप इधर ही लगाएं। अगर पतरी आप निकालेंगे तो इधर कैपेसिटर की एक तार लगेगी और कैपेसिटर की एक तार इधर लगेगी। ये मैं पहले भी ये वायरिंग समझा चुका हूँ आपका वीडियोज़ के अंदर। तो ये हमारी करंट रिले है, ये नेशनल पैनासोनिक में अगर आपने लगानी है, उसकी स्टार्टिंग मैंने कमज़ोर हो चुकी है, करंट रिले लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। बाकी करंट रिले का ये भी फ़ायदा होता है, ये फ़ौरन स्टार्ट देती है, जैसे ही आप कंप्रेसर को बंद करेंगे ऑन करेंगे फ़ौरन स्टार्ट देगी। लेकिन पीटीसी रिले का ये मसला होता है कि जब एक दफ़ा गर्म हो जाती है तो 3 से 5 मिनट का दोबारा ऑन करने के लिए, ऑफ़ करके ऑन करने के लिए 3 से 5 मिनट का वक्फा चाहिए होता है। जब तक उसकी पीटीसी दार ठंडी नहीं होती, उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता, तब तक उसकी मज़ामत कम नहीं होती, वो करंट को क्रॉस नहीं होने देती। अब जो है ना, ये वाली रिले अगर हमने लगानी है तो इस रिले के अगर कैपेसिटर के बगैर लगाना है तो सिर्फ एक मेन हमारी ओवरलोड में आ जाएगी, दूसरी मेन हमारी इसके राइट हैंड वाले पॉइंट में आ जाएगी, ऊपर वाले में, ठीक है ना, जिसके नीचे कॉइल की एक तार लग रही है, ठीक है ना। एक तार हमारी रनिंग वाले पॉइंट में जाके लग रही है और एक हमारी कॉइल के मतलब ये हमारा मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर एक मेन देंगे हम, ठीक है। अगर हमने कैपेसिटर लगाना होगा तो फिर हम इसकी जो है वो ये वाली पतरी खोल लेंगे, ठीक है ना, इसका स्क्रू लूज़ करके इस तरह से, और इसकी हम ये वाली पतरी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हमारी एक मेन इधर आएगी। अब जो हमारा कैपेसिटर है उसकी 2 तारें होंगी, एक तार इधर लगेगी, एक तार इसमें थिम्बल नहीं लगेगा, तार को ही जो है ना उसका कनेक्टर बना के लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तार, एक मेन और एक कैपेसिटर की तार इधर लगेगी और एक कैपेसिटर की इधर लगेगी। अब ये इस तरह से लग जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से ये हमारी रिले बन चुकी है, एक मेन हमारी ऊपर वाले पॉइंट में आई हुई है और इसके साथ एक कैपेसिटर की तार लगी है और कैपेसिटर की एक तार इधर से इधर लग रही है। अब हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद इस कैपेसिटर को चलाएँगे हम, तो फिर ये हमारा कैपेसिटर जो है वो फ़ौरन स्टार्ट लेना शुरू कर देगा। इसको हम चलाएँगे यहाँ पर लगा कर। अब इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये हमने ऑन किया तो इसने 2 एम्पेयर से स्टार्ट लिया, 0.6 एम्पेयर सा 0.7 एम्पेयर ले रहा है और ये हमारी डिस्चार्ज है, ठीक है ना, और ये हमारी सेकेंड है, ठीक है ना जी। तो ये हमारा बतौर प्रेशर पंप हमने बनाया हुआ है, तो इसमें हमने ये करंट रिले का इस्तेमाल करना है, तो इस तरह से करेंगे। अब हमने पैनासोनिक को पीटीसी रिले के साथ भी कनेक्शन किए, पैनासोनिक के करंट रिले के साथ भी कनेक्शन समझ लिए, और डैनफास्ट कंप्रेसर के पीटीसी रिले के साथ भी और डैनफास्ट कंप्रेसर के करंट रिले के साथ भी। तो हम चारों तरीक़ों से कनेक्शन कर चुके हैं, जिस तरह से ज़्यादातर हमें करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।